नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। प्रधानमंत्री ने भाषण जो दिया आज, उससे स्पष्ट हो गया कि जो एक पहला अध्याय था मौजूदा संघर्ष का, वो खत्म हो गया है और अब इंतज़ार करना है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, उनका नतीजा क्या होता है। इस कोशिश में कि आने वाले दिन सीमा पर और पूरे जम्मू कश्मीर में सुकून से बीते, ऑपरेशन सिंदूर को लागू किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर अगर भारत सरकार की माने तो उसने अपने लक्ष्य को अर्जित कर लिया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आए, जिन्होंने अपने भाषण के ज़रिए कुछ ऐसी नई बातें कही हैं जो आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित तो करेगा ही साथ भारत एक नए नॉर्मल की तरफ बढ़ चुका है, ये भी बता गया। ये नया नॉर्मल क्या है, प्रधानमंत्री ने क्या कही हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि इन पर ही आधारित है भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों का ताना बाना, जो कभी बेहतर नहीं रहे हैं, शायद कभी बेहतर न रहें, लेकिन अपने लोगों को हम खो नहीं सकते हैं। ये एक ज़रूरत है जिसे पूरा करने की कोशिश 22 मई के पहलगाम की घटना के बाद से लगातार भारत कर रहा है। आप आकलन करिए कि जो बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उन बातों के ज़रिए क्या उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और बातें भी होनी चाहिए, जहाँ तक पाकिस्तान को दायरे में रखने का सवाल है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो इस बात को याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है रूस के द्वारा, उस संदर्भ में जब वो राष्ट्रपति पुतिन के पास गए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं बुद्ध का है। लेकिन ये विडंबना है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें युद्ध की बात करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने इस सच को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि दरअसल शांति के लिए शक्ति की ज़रूरत है और युद्ध न हो इसके लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा, क्योंकि शांति का रास्ता दरअसल शक्ति से होकर जाता है, यकीनन ये जाता है। और शक्ति आपको समय समय पर इस्तेमाल करती रहनी चाहिए। तो क्या भारत ने जितनी ताकत का अभी इस्तेमाल किया है ये काफ़ी है? बहुत से लोगों को लगता है ये काफ़ी नहीं है। ख़ास तौर पर विपक्ष के नेताओं को ये लग रहा है कि कुछ और एक्शन होना चाहिए था। हमने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हासिल कर लिया था जिसमें हम पाकिस्तान को और पीछे धकेल सकते थे। उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने के बाद हमारे पास ये मौका था। इस पर भी फैसला आपको देना है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण की जो मुख्य 5 बातें थीं वो आप तक पहुंचाना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इस बात की तस्दीक की कि पूरे पाकिस्तान में जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो आधारभूत संरचना जिसे पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बनाया गया था, वो अपने आगे आतंकियों को रखती है और जहां वो खुद नहीं लड़ती है वहां आतंकियों को भिड़ाती है। ऐसी मान्यता है पाकिस्तान की सेना के द्वारा आतंकियों को पोषण किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का ये दावा था और इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से बार बार कही कि आप इस बात को समझिए कि किस तरह से वो जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये हकीकत भी है कि जिस तरह से मुरीदगे में हाफिज सईद गरजता था या फिर मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना बहावलपुर पंजाब में गरजता था और वहीं से वो भारतीयों को चैलेंज किया करता था, उनकी आवाज़ पिछले कुछ दिनों में सुनाई नहीं पड़ी है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने से क्या बात बन जाएगी? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या ये दोबारा बन सकता है? ये नहीं बन सकता है। दिमाग में ये सवाल तो है ही, लेकिन इसका जवाब निकाला है प्रधानमंत्री। अपनी दूसरी बात में ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, उसे हमने ख़त्म नहीं किया है, हमने रोका नहीं है। मतलब ये है कि जो उसके लक्ष्य हैं
वो फ़िलहाल फौरी तौर पर जितने हासिल कर लिए गए हैं, ये ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए प्रॉमिसेस के ऊपर हमेशा जांचते रहें, कसौटी पर कसते रहें, देखते रहें कि क्या वो आतंक को निर्यात करने की अपनी पुरानी आदत पर अंकुश लगाता है या फिर वो करता ही रहता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है वो फिर से सक्रिय हो जाएगा और फिर से जो कार्रवाई पिछले 7 और 8 मई की रात, 8 और 9 की मई की रात और 9 और 8 और 9 की मई की रात, 3 रातों में जो की गई हैं, उन कार्रवाई को फिर से दोहराया जाएगा। इन बातों को अपने साथ आपको बताने में ये भी जानकारी है जो साझा करने की ज़रूरत है कि 6 और 7 की जो रात थी, 7 तारीख को मॉक ड्रिल होना था। मॉक ड्रिल होता इसके पहले ही ये ख़बर आ गई कि हमने सारे आतंकी ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। 7 और 8 की जो रात थी, वो रात पाकिस्तान के द्वारा जवाबी कार्रवाई करने की रात थी और उन्होंने आधी रात तक जवाबी कार्रवाई की। लेकिन आधी रात के बाद फिर भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की तो वो एक नज़ीर बनी, जब लाहौर के एयर डिफेंस को भारत के द्वारा ध्वस्त किए जाने की बात को पाकिस्तान ने स्वीकारा। लड़ाई आगे बढ़ चुकी थी। आतंकी ठिकाने 6 और 7 की रात में तोड़े गए थे, लेकिन अब सीधे पाकिस्तान आर्मी से टक्कर ली जा रही थी। वो 7 और 8 की रात की घटना से बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं आई। उसने 8 और 9 तारीख की जो रात है उसमें भी ज़बरदस्त एक्शन किया और इस बार जो उसने एक्शन किया तो उसने कई ठिकानों पर गोले मारे और जवाब में भारत ने भी बहुत जगहों पर निशाने साधे। बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं थमा। 2 दिन पाकिस्तान आर्मी के साथ सीधी टक्कर को हो गए थे और अब रात 9 तारीख की थी, 9 मई की, और भारत तैयार था क्योंकि आज फिर से पाकिस्तान कुछ करने जा रहा था और हकीकत भी यही थी। अमेरिका की तरफ से बीच बचाव करने की कोशिशें हो रही थीं। भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान धमाके करेगा तो हर धमाके के जवाब में 2 धमाके किए जाएंगे और ऐसा ही हुआ। 26 ठिकानों पर 9 और 10 मई की रात, दरमियानी रात में ज़बरदस्त 26 ठिकानों पर धमाके किए गए। लेकिन उसके बाद जो भारत की कार्रवाई थी वो युद्ध की कार्रवाई जैसी थी। उन्होंने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस, कई मिलिट्री बेसेस और कई रेडार साइट्स, ये युद्ध के लिए सबसे ज़रूरी जो आधार होते हैं, उनके ऊपर हमला किया और आखिरी जो गिनती आई है उसके अनुसार 13 कुल मिलाकर के मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस और रेडार साइट पर हमले किए गए और उन्हें ध्वस्त किया गया। और उसके बाद ही वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई जिसमें कि संघर्ष को रोका जाए, ये बात अमेरिका ने रखी और भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान फ़ोन करता है तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। और फिर वो DGMO से जो बातचीत हुई है उसका ब्यौरा आपके पास है ही। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान की आर्मीज़ भिड़ी थीं और पाकिस्तान को ये समझाने में भारत फ़िलहाल सफल रहा कि न्यू नॉर्मल ये है कि आप अगर कोई भी घटना करेंगे तो हम आपको प्रत्युत्तर उसी घटना का डबल घटना करके आपके इलाके में जवाब दिया करेंगे। ये एक नई नॉर्मल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी कि एक तनावग्रस्त स्थिति, एक ऐसी तनावग्रस्त स्थिति जिसमें जब भी कोई हमला होगा भारत की तमाम सैन्य ताकत तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। और ऐसे में भारत को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के द्वारा या उसके ऐसे लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं, उसको अगर वो इजाज़त देता है तो फिर भारत एक नई नीति जो बना चुका है उसमें कितनी दूर तक जाया जाए। क्या छोटी मोटी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर के भीतर होती हैं उसके लिए भी वही जवाब होगा, या फिर सीमा पर जिस तरह से LOC पर गोलीबारी कर दी जाती है क्या उसके लिए भी
ये न्यू नॉर्मल अप्लाई करेगा या फिर वो बड़ी घटनाओं की ही बात हो रही है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा इस बात को भी रखा गया कि हम और पाकिस्तान, हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन जहां भारत इस बारे में बहुत कम बात करता है, पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है। हमारे 144 करोड़ देश को अगर वो घुटनों पे ला देगा और परमाणु की धमकी दे देगा तो उसे बोलने से ऐसा कोई रोक नहीं सकता है। और ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था कि परमाणु ब्लैकमेल भारत नहीं सहने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये सीधा संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 10 मई को न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है उसकी बैठक बुलाई थी। ये वो अथॉरिटी है जो न्यूक्लियर बटन्स और उसके उपयोग के बारे में फैसले लेता है। लेकिन चूंकि संघर्ष को रोकने की बातें होने लगी, अमेरिका बीच में आ गया और इस बात को पीछे ले लिया गया। पर कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई है और बताया ये जा रहा है कि दरअसल पाकिस्तान का एक ज़िला है पंजाब में सरगोधा, और वो जो सरगोधा है वहाँ पर कैनारा हिल जो है, वो कैनारा हिल जहाँ पर पाकिस्तान के परमाणु अस्त्र रखे हुए थे और भारत की तरफ से उसमें हिट मार दी गई है। और जो हमले हुए हैं उसमें एक हमला कैनारा हिल की साइड पर भी हुआ है और कहीं ना कहीं वो रेडिएशन निकलना शुरू हो गया है। इस तरह की बातें हो रही हैं और वो रेडिएशन जो कि परमाणु अस्त्रों से निकल जाता है तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या ऐसा हो गया है? कैनारा पहाड़ियों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल और वहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से मारे गए मिसाइल की वजह से ये न्यूक्लियर लीक तो कहीं नहीं हो गई है। अमेरिका की तरफ से इसे प्लग किया जा रहा है, लीक को भरने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक होगा, न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए भी। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, लेकिन अपनी बात को थोड़ी आगे उन्होंने बढ़ाई कि युद्ध हल नहीं है, लेकिन शांति के लिए युद्ध ज़रूरी है और शांति शक्ति से आती है। शक्ति का प्रयोग हो गया है। संभव है कि ऐसा कुछ न हुआ हो कैनारा हिल में, लेकिन अगर कैनारा की पहाड़ियों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर कुछ ऐसा हुआ है तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। इसके बाद बात हम करते हैं कि अब क्या है जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान होना है। क्या होना है? भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो पड़ोसी हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी तो रहेंगे, तो फिर पड़ोसियों के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हो, वो किस नियम के तहत एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। और बताया ये जा रहा है कि नए नियम तय कर लिए गए हैं। हम उन नियमों को तो रख ही रहे हैं जो पूर्व से चले आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए नियम भी जोड़ दिए गए हैं। पहला नियम, ट्रेड और टॉक साथ नहीं चलेंगे, टेरर और टॉक्स साथ नहीं चलेंगे, माफ़ करेंगे, ये कहना है कि बातचीत और आतंक दोनों साथ नहीं चलेंगे। ये पहले से था, पर उसमें जोड़ा गया है व्यापार और आतंक साथ नहीं चलेंगे, ये भी जोड़ दी गई है बात। हमारे और पाकिस्तान के बीच कुछ खास ट्रेड होता नहीं है, होता है वो दुबई के ज़रिए और अच्छा खासा उसमें भारत को फ़ायदा भी होता है। लेकिन भारत ने तय कर दिया है कि ट्रेड और आतंक साथ नहीं चलेंगे। लेकिन जो सबसे नई बात जोड़ दी गई है वो ये है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। सिंधु जल समझौता, जिसे हमने निरस्त कर दिया है अपने तरीके से, झेलम, चेनाब और रवि और सिंधु, जिसका पानी पंजाब जाता है और उस पानी का इस्तेमाल हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कभी हम पानी रोकते हैं, कभी हम जाने देते हैं। उस बारे में तो कोई बातचीत नहीं हुई है और बातचीत हो भी नहीं सकती है, क्योंकि बातचीत तभी होगी जब शांति होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। तो ये 5 बातें हैं जो प्रधानमंत्री की बातों में
सामने दिखाई पड़ती हैं वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि दरअसल इस नए दौर के युद्ध में, न्यू एज वॉरफेयर में भारत पाकिस्तान से सुपीरियर है। सेनाएं अब सीमा पर एक दूसरे के खिलाफ राइफलें तान कर खड़ी नहीं हैं। अब की जो युद्ध है, अब का जो वॉरफेयर है, वो न्यू एज वॉरफेयर है, जिसमें मिसाइलों और ड्रोन से हमले होंगे। ख़ास तौर पर ड्रोन जो कि अमूमन हमारी ज़ाती ज़िंदगी में तभी दिखता है जब किसी समारोह में उसे हम उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उसके वृहत रूप की कल्पना कीजिए और कल्पना कीजिए इस बात की कि वो दूर से ही संभाला जा सकता है और किस तरह से वो घूम घूम कर लोगों को पीछा कर कर उन्हें मार देता है। ये ड्रोन एक नई वॉरफेयर की कहानी कहता है। भारत पाकिस्तान से इस मामले में आगे निकल चुका है, मिसाइलों के मामले में आगे निकल चुका है। पाकिस्तान जिन मिसाइलों पर आश्रित था, टर्की की वो मिसाइलें काम नहीं कर रही थीं, उसका एयर डिफेंस जो कि चीन के HQ-9 एयर डिफेंस के ज़रिए सोचा ये जा रहा था कि काम करेगा, लेकिन HQ-9 चीन का बना हुआ था, वो काम नहीं किया। हमने S-400 जो रूस से लिया था वो ज़्यादा काम किया। मिलिट्री की जो अपनी दक्षता होती है उसमें भारत बहुत बेहतर साबित हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल तो करता है। ये कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसे में क्या ये जो युद्ध है, ये युद्ध जो सिर्फ 4 दिन चला है और जिसे किसी ने सीज़ फायर, युद्ध विराम और इस तरह की बातें कह करके कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, जिसमें कि भारत ने कहा, सरकार ने कहा कि हमने कोई युद्ध किया ही नहीं था, तो फिर युद्धबंदी कैसी, फिर संघर्ष विराम कैसा, सीज़ फायर कैसा। यानी कि ये जो कहानी है जिसमें 4 दिन एक दूसरे से भिड़ते रहे भारत और पाकिस्तान, इसमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तय ज़रूर हो गया कि अब आने वाले दिनों में युद्ध बड़ा ही भीषण होगा। एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जिसे संभालना मुश्किल है और इसीलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान पटरी पर आए, अपने लोगों की चिंताएं करे, अपने लोगों के बारे में सोचे। वहाँ के लोग बड़े ही मस्त, बड़े ही बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हैं और कहा यही जा सकता है कि उनकी चिंता करनी ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान की सरकार के लिए। भारत के साथ युद्ध का लाभ नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की ज्योग्राफी को बदलना नहीं चाहता है। पाकिस्तान का भूगोल जैसा है उसे ख़त्म नहीं करना चाहता है। बलूचिस्तान को संभालना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये कहकर कि भारत वहाँ आतंकी गतिविधियाँ कराता है, बात नहीं बनेगी। बात इसलिए भी नहीं बनेगी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून भी आपके साथ नहीं हैं। तो केवल पंजाब और सिंध मिल करके पाकिस्तान नहीं बनाते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है जो खैबर पख्तूनख्वा का है और जो बलूचिस्तान का है। आप ज़बरदस्ती इमरान खान को जेल में रखते हैं और ये संभव नहीं है कि इमरान खान एक लोकप्रिय नेता हैं, उन्हें जेल में रख करके उनके समर्थकों को दबाव में ले करके अपने राज को आगे बढ़ाया जाए। नवाज शरीफ पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ संभालना जानते नहीं हैं सरकार को, और असीम मुनीर, जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह, वो सब कुछ अपने तरीके से तय कर रहे हैं और उनकी अनुभवहीनता सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत का क्या जा रहा है? यकीनन भारत एक विकास यात्रा की रथ में सवार होकर के एक लंबी रेस के घोड़ों के साथ उस सड़क पर भागता जा रहा है जहां पर उसे बहुत कुछ अपनी 144 करोड़ की आवाम के लिए करना है। लेकिन अगर युद्ध में वो मुलव्विस हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? पर मजबूरी जिसे पहलगाम कहते हैं, वो हकीकत इस तरह की लाती है जो पिछले 4 दिनों में दिखी है। उम्मीद यही की जा सकती है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इन 4 दिनों की लड़ाई के बाद वो हालात आएंगे जिसमें इस तरह की दिक्कतें जो अभी तक हमने फेस की हैं वो हमारी और शायद पाकिस्तान की आवाम को भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आपको इन 5 बातें जो प्रधानमंत्री की हैं वो क्या सटीक लगती हैं, या आपको लगता है कि अभी कोई आखिरी चैप्टर भारत और पाकिस्तान के बीच जो जारी लड़ाई है ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें लिखा जाना बाकी है? आपको क्या लगता है? यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।